दोस्तों, पीके फिल्म की वो लाइन आपको जरूर याद होगी जिसमें पीके कहता है कि इस गोले में सबसे कंफ्यूजिंग चीज है भाषा। बोलने के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी जोर देना पड़ता है। अच्छा, 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 हमको सिखा रहा है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर किस शब्द को कैसे बोलना है और किस शब्द को बोलने का एक्सप्रेशन कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के बारे में, जो हमें बताते हैं कि किसी पंक्ति को या किसी शब्द को हमें किस प्रकार बोलना है। तो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के बारे में। दोस्तों, हिंदी भाषा में खास तौर से लेखन के क्षेत्र में विराम चिन्ह अपना विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इन विराम चिन्हों से ही हमें पता चलता है कि किसी शब्द को या किसी वाक्य को हमें किस तरह से बोलना है। यहां एक ही वाक्य को दोस्तों दो बार लिखा गया है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। पहला शब्द वाक्य जो है तुम जा सकते हो, वह एक सामान्य वाक्य है जिसमें सलाह दी जा रही है कि तुम जा सकते हो, यानी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। और दूसरा सवाल है, दूसरा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम जा सकते हो। इससे पता चलता है कि इस वाक्य को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, क्या तुम जा सकते हो, यानी कि व्यक्ति की इच्छा जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, जहां ये चिन्ह अलग अलग होते हैं वहां इन वाक्यों को बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो क्या है ये चिन्ह और किस तरह से हमें बोलना है, इनके साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को, इसी बात का अध्ययन करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, विराम चिन्हों के अध्ययन के क्रम में पहला चिन्ह है अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जहां कहीं भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं वहां इसका मतलब होता है कि दो शब्दों के बीच हमें थोड़ा सा रुकना है। उदाहरण के लिए नदी, झरना, झील, पानी। जब हम विभिन्न संज्ञा एवं सर्वनामों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए हमें उनके बीच कॉमे का प्रयोग करना होता है, अल्प विराम का प्रयोग करना होता है और इसीलिए हमें थोड़ा सा रुक जाना होता है। जैसे राधा, मीरा, घनश्याम, चोर। अगर हम इन सारे शब्दों को एक ही साथ बोल दे तो बड़ा अजीब इसमें लगता है, जैसे राम, श्याम, बलराम, कविता, फूल। इसके बीच जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों का पुट है वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये सारे शब्द संज्ञा है और इसीलिए आवश्यक है कि जब हम एक शब्द को खत्म करें और दूसरे शब्द को शुरू करें तो उसके बीच थोड़ा सा अंतराल लिया जाए। इसी अंतराल को हिंदी व्याकरण में अल्प विराम कहा जाता है दोस्तों। जैसे राधा, मीरा, घनश्याम, चोर। इस तरह जो कुछ क्षणों का रुकना है उसे अल्प विराम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग एक अन्य रूप में भी किया जाता है। किसी बात को लिखते लिखते जब हम दूसरी बात को स्पष्ट करते हैं तो एक बात को खत्म होने से पहले हम दो कॉमे के बीच में दूसरी बात को शामिल कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है उदाहरण, उसने भारत के लिए कूच किया, हालांकि इसका प्रयास वह पहले भी कर चुका था। ये हालांकि के पहले और था के बाद जो अल्प विराम प्रयोग किया गया है वह इस वाक्य को उसने भारत के लिए कूच किया लेकिन कहीं और पहुंच गया, इस वाक्य के बीच प्रयोग किया गया है। तो एक ही लाइन वाक्य में दूसरे वाक्यों के बीच प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसी दिशा में जो अगला विराम चिन्ह है उसका नाम है अर्धविराम। ये बिल्कुल कॉमे जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। ऊपर बिंदी लगी होती है और उस बिंदी के ठीक नीचे कॉमा लगा होता है, तब ये जाकर अल्प विराम यानी कॉमा ना होकर अर्धविराम बन जाता है। और इसका प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब हमें
जब हमें कौमे की अपेक्षा यानी अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है। उदाहरण के लिए आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है, सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने लिया। जब हम इस तरीके के दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं तब इन वाक्यों के बीच हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ हमें अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक क्षणों के लिए रुकना है। दोस्तों, इसी दिशा में अगला विराम चिन्ह है उपविराम। उपविराम की जो आकृति होती है वो दो बिंदु होती है, जिसको इंग्लिश में कॉलन कहा जाता है। आमतौर पर हम निर्देश देने के लिए या किसी कथन को पूरे वाक्य से अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी विषय को टाइटल देना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों लिखा है, प्रदूषण एक अभिशाप। प्रदूषण मुख्य शब्द है यहाँ और उसको एक अभिशाप से अलग करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, खेलकूद स्वस्थ जीवन का आधार। यहाँ खेलकूद को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है, उपविराम का प्रयोग किया गया है। इस तरीके के वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि कॉलन से पहले वाला शब्द मुख्य शब्द है और उस कॉलन के बाद के शब्द उपवाक्य हैं। मतलब ये महत्व को दर्शाते हैं कि सेमी कॉलन से बाएं तरफ लिखे गए शब्द प्रधान है और सेमी कॉलन के दाएं ओर लिखे गए शब्द उप प्रधान हैं। आमतौर पर किसी विधा को टाइटल देने के लिए हम इस तरीके के कॉलन का प्रयोग करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। यह एक सीधे डंडे की तरह होता है और इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां हम वाक्य को समाप्त कर देते हैं। आमतौर पर जब हम बातचीत के रूप में किसी वाक्य को प्रस्तुत करते हैं तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति ने अपनी बात को खत्म कर दिया है और अब वह चुप हो गया है, अब दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपनी बात को कहा जाएगा। दोस्तों, दो उदाहरण हैं इसके आपके सामने। राम घर जाता है, फुल स्टॉप, खत्म, रुक जाना है। तुम स्कूल जा चुके हो, यहां रुक जाना है। ये बताता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है, इसके बाद हमें चुप हो जाना है। दोस्तों, दूसरा विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तब अक्सर इस निशान का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो, इससे पता चल रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं। कई बार हम स्पष्ट करने के लिए जब हम मौखिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो हमें बोलना होता है। कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि भाई मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मतलब कि मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। जबकि लिखने के संबंध में जब हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तब अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य का मतलब क्या है, इसको कैसे बोला जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कहाँ जा रहे हो, यह एक सामान्य वाक्य है जिसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं और बोलने का पता इस बात से चलता है कि इसके साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम को प्रयोग किया गया है, तो सामान्य तरफ से इसको बोलना है तुम कहाँ जा रहे हो। जबकि हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको प्रश्न की तरह बोलना है, तुम कहाँ जा रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि विराम चिन्ह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और विराम चिन्ह को बदलते ही वाक्य को बोलने का अंदाज भी बदल जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगला जो विराम चिन्ह है जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि ऊपर डंडा होता है और उसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है। आमतौर पर खुशी को, आश्चर्य को, दुख या उत्साह को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और आमतौर पर यह अव्यय शब्दों के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाय, मैं तो मर ही गया, वाह मजा आ गया, अरे, ओहो, इस तरीके के शब्दों के साथ हम अक्सर विस्मयादिबोधक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चल जाता है कि यह हमारे उत्साह को दिखाता है, दुख को दिखाता है, दया को दिखाता है या आशीर्वाद को दिखाया जाता है। जहां कहीं भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है
वहां विस्मयादि बोधक शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीके फिल्म की वो लाइन है दोस्तों, अच्छा हमको सिखा दिया है, वहां पर विस्मयादि शब्द का प्रयोग किया जाएगा, चिन्ह का, क्योंकि यह आश्चर्य को दिखाता है। अच्छा हमें सिखा रहा है। जबकि अलग तरीके से इसको बोले, अच्छा मुझे सिखा रहा है, कॉमे का प्रयोग भी किया जा सकता है, अच्छा फुल स्टॉप हमें सिखा रहा है। तो जिस तरह का चिन्ह इन शब्दों के साथ लगा होता है, उस शब्द को उसी अंदाज में बोला जाता है, उसी अंदाज में पढ़ा जाता है। ये खासियत होती है विराम चिन्हों की, और विराम चिन्ह ही हमें बताते हैं कि किसी शब्द को या किसी वाक्य को हमें किस अंदाज में बोलना है, किस अंदाज में पढ़ना है। दोस्तों इसी दिशा में अगला जो विराम चिन्ह है वह है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम अक्सर डैश कहते हैं। और आमतौर पर इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग एक बड़ी सी रेखा के रूप में किया जाता है, और आमतौर पर हम निम्नलिखित के साथ, उदाहरण के साथ इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण है, एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं और उसके बाद उदाहरण देने शुरू कर देते हैं, वह निर्देशक चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण अनार कॉमा आम। यहाँ जो उदाहरण के बाद एक छोटी सी लाइन डाली गई है उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। और अध्यापक डैश तुम जा रहे हो, यानी कि हम कथोपकथन में, संवाद में भी इस तरीके के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पात्र बोलता है, वह अपनी बात खत्म करता है, फिर दूसरा पात्र बोलता है, उसके बाद इस लाइन शब्द का, इस निशान का प्रयोग किया जाता है और दूसरा पात्र अपनी भाषा को, बात को बोलता है। दोस्तों विराम चिन्हों के अध्ययन के क्रम में अगला है कोष्ठक चिन्ह, जिसको हम अक्सर ब्रैकेट कहकर संबोधित करते हैं, और यह ब्रैकेट किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है दोस्तों। ब्रैकेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम अक्सर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हे महाबली ब्रैकेट में हनुमान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को महाबली कहा जाता है, इसीलिए ब्रैकेट में हमने हनुमान लिखा है। तुम सीता का पता लगाओ, यह बताता है कि ये जो शब्द है यह किस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए ब्रैकेट में हम उस नाम को लिख सकते हैं। इसके अलावा भावों को प्रकट करने के लिए भी, कि हमारा क्या एक्सप्रेशन है, उसको प्रकट करने के लिए भी हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए राम रोते हुए कोई तो जाओ, यानी कि राम इस वाक्य को कैसे बोलेगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है कि राम को जब इस वाक्य को बोलेगा तो उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी। इसके अलावा दोस्तों गणित में भी ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। गणित में एक ही प्रश्न में बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि हम पहले छोटे ब्रैकेट्स को खोलकर छोटे ब्रैकेट्स को हल करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट्स को खोला जाएगा। लेकिन यहाँ हम गणित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हिंदी के दृष्टिकोण से इस ब्रैकेट को समझना है, कोष्ठक को समझना है। दोस्तों इसी क्रम में अगला है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में। आमतौर पर जब हम अपनी बात को पुख्ता करने के लिए और अधिक सटीक बनाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को या किसी किताब में लिखी हुई बात को एज इट इज, जो का तो बोलना चाहते हैं, तब लिखना चाहते हैं, तब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों महात्मा बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, यानी कि जब हम बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अपना दीपक खुद बनो, तब हम इस तरीके के इन्वर्टेड कॉमास चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर यह होता है दोस्तों कि हमें किसी व्यक्ति की बात शब्द याद नहीं है कि ये शब्द एज इट इज क्या थे, वहां हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक कॉमा लगा देते हैं और उसके बाद हम अपना दीपक खुद बनो, इस तरीके की शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा दिखाता है कि ये शब्द बिल्कुल वही है जो उस किताब में लिखे हैं या उस इंसान ने कहे हैं। तो अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए हम जब किसी व्यक्ति के शब्दों का या किसी किताब के शब्दों का एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, तब इन्वर्टेड कॉमा का या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हिंदी भाषा में।
इसके बाद है दोस्तों योजक, जिसको हम हाइफन कहते हैं, और इसका प्रयोग समस्त पद के बीच किया जाता है। हम जब एक जैसे दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, विभिन्न संज्ञाओं को या सर्वनामों को जोड़ने का प्रयोग करते हैं, तब इस छोटी सी लाइन का योजक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आसपास हुआ, राम सीता हुआ, तन मन धन हुआ, राम लक्ष्मण हुआ, इनके बीच जो छोटी सी एक रेखा का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा को योजक चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में लिखते हुए, बोलते समय अक्सर इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें इसका नाम ही नहीं पता होता है। इसका नाम योजक है, जो एक जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए या परस्पर विरोधी शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काला सफेद, काला योजक सफेद, दिन रात, दिन योजक रात, उल्टा योजक सीधा। तो परस्पर विरोधी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए भी दोस्तों इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब हम इस योजक चिन्ह को हटाते हैं तो इसके स्थान पर और, अथवा, तथा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं और एक जैसे शब्दों को या परस्पर विरोधी शब्दों को साथ साथ लिख देना चाहते हैं, तब इस योजक शब्द चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ये खासियत है दोस्तों इस निशान की। इसके बाद है दोस्तों लाघव चिन्ह, जिसको हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म कहते हैं या एब्रीविएशन कहते हैं। उदाहरण के डॉक्टर के साथ लगा हुआ एक गोल बिंदु हमने देखा है, हमें पता ही नहीं होता है कि इसको क्या कहा जाता है, बस हम लिख देते हैं और समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर लिखा है। आमतौर पर किसी बड़े शब्द को उसके लघु रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस छोटे से गोले का प्रयोग किया जाता है, उसी गोले को कहा जाता है लाघव चिन्ह। उदाहरण के लिए दोस्तों, डॉक्टर को इंगित करने के लिए डा लिखा जाता है, आगे डंडा लगा दिया जाता है और उसके आगे एक बिंदी लगा दी जाती है, गोल गोल छोटा सा बिंदी लगा दी जाती है, उसका मतलब होता है डॉक्टर। मिस्टर लिखने के लिए हम मी लिखते हैं और उसके आगे गोला लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है मिस्टर। प्रोफेसर लिखने के लिए हम प्रो लिखकर गोला लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोफेसर। हम आसानी से इन शब्दों को समझ जाते हैं कि इसका मतलब डॉक्टर है, इसका मतलब मिस्टर है और इसका मतलब प्रोफेसर है। लेकिन जब इस शब्द निशान के बारे में हम सोचते हैं तो पता ही नहीं होता कि इस निशान को दरअसल कहा क्या जाता है। दोस्तों, इस निशान को कहा जाता है लाघव चिन्ह। इसको इंग्लिश में एब्रीविएशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम पूरा शब्द ना लिखकर उसका प्रारंभिक शब्द लिखकर, प्रारंभिक वर्ण लिखकर गोला लगा देते हैं। इसी गोले को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो दोस्तों, आगे जब कभी आप किसी शब्द को उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जरूर ध्यान रखिएगा कि यह लाघव चिन्ह है, एब्रीविएशन है। दोस्तों, इसी दिशा में जो अगला चिन्ह है उसको कहते हैं विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, जिसमें दो बिंदु यानी कि कॉलन लगाकर एक निर्देशक चिन्ह दिया जाता है, लाइन खींच दी जाती है। आमतौर पर वाक्यांश को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए इस विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए कि जब हम किसी के लाभ गिनाते हैं, हानियां गिनाते हैं, किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, तब हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत के विषय में महात्मा गांधी के विचार, जब हम इस तरीके के वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, वहां हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमें वनों से क्या लाभ है, लिखिए। जब हम वनों के लाभों के बारे में लिखते हैं तो वनों के बारे में लिखने से पहले हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब इसके बाद जो भी कुछ कहा जाएगा वह वनों के बारे में होगा, भारत के बारे में होगा, किसी विशिष्ट कार्य या किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा स्थान से संबंधित होगा। इस तरीके की बातों को स्पष्ट करने के लिए हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला चिन्ह है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और लिखते लिखते हम उसका कोई अंश भूल जाते हैं, लेकिन बीच में याद आ जाता है कि अरे यार, यह रह गया, तब उस रहे हुए वाक्यांश को जोड़ने के लिए हम दो शब्दों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि राम चाहता था वह शहर घूमने जाए, लेकिन याद आया कि अरे यार, बीच में यह भी था कि राम चाहता था कि परीक्षा देने के बाद वह शहर घूमने जाए। तो था के बीच और वह के बीच हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इस निशान का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है ये निशान,
ये दिखाता है कि हमको पूरा वाक्य काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि दो शब्दों के बीच इस निशान का प्रयोग करके हम अपनी बात को लिख सकते हैं, बीच में ही जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यह वाक्य गलत नहीं है, बल्कि किसी वजह से यह वाक्य छूट गया था, इसीलिए हमने इस निशान का प्रयोग करके अपनी उस बात को जोड़ दिया है। दूसरा तरीका यह होता है कि हम पूरे वाक्य को काट दें और उस वाक्य को नए सिरे से लिखें, लेकिन हिंदी भाषा के शब्द चिन्ह हमें बताते हैं, विराम चिन्ह बताते हैं कि पूरे वाक्य को काटने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम बीच में ही इसको जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ने के लिए हमें त्रुटिपूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, विराम चिन्हों के अंत में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पदलोप चिन्ह का। आमतौर पर यह होता है कि किसी बात को कहते कहते जब हम रुक जाते हैं या किसी बात को जब हम अधूरा छोड़ देते हैं, तब हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि खाली स्थान भरिए, डॉट 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 डॉट। बहुत सारे योजक चिन्हों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तब हम दरअसल पदलोप चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत यह होता है कि हमने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और उस बात को हम अधूरा ही छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कवि ने शायर को गाली दी, डॉट डॉट डॉट। क्या गाली दी, कहाँ दी, कैसे दी, हमने उसको अस्पष्ट छोड़ दिया है। इसी बात को प्रकट करने के लिए हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित विराम चिन्हों के बारे में मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।